चल रही है। भानु प्रताप जी के साथ अभी हियरिंग हमारे दूसरे एडवोकेट लोगों ने किया, लेकिन अभी उस पर जजमेंट नहीं आ पाया है। और आफ्टर इलेक्शन, ये पिछले 4-5 इलेक्शन से हम लोग देख रहे हैं कि विधानसभा हो या फिर वो लोकसभा हो, ईवीएम पे हम लोग जा चुके हैं। तो निश्चित तौर से आज का विषय एक रहेगा कि ईवीएम का महत्व ये या इलेक्शन किस तरह से हो, ये एक अगले मीटिंग में हम लोग इस विषय को लेंगे। लेकिन आज हम लोग का ये विषय था मैनिफेस्टो को लेकर के। हम सब लोगों ने अपने अपनी बात को रखा है और मैं अंतिम कड़ी में अपने जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव सर को लेके आमंत्रित करना चाहता हूं। जस्टिस सर की बात को सुनना चाहेंगे हम लोग कि मैनिफेस्टो के ऊपर अपनी बात रखें और अगले संडे का विषय हमारा जरूर ईवीएम और लोकतंत्र के में योगदान पर बात करेंगे। जस्टिस वीरेंद्र सिंह सर। थैंक यू अवधेश जी, और इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी साथियों का आभार, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने काफी समय इस वेबिनार में दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इलेक्शन मैनिफेस्टो के लिए आज की वेबिनार में रहा है कि राजनीतिक दल जो मैनिफेस्टो जारी करते हैं उनमें कितना सोशल जस्टिस की बाबत होता है और किस राजनीतिक दल का कितना प्रयास सोशल जस्टिस की बाबत कहा गया है। आज समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, इन सब के मैनिफेस्टो की बाबत हमारे मुख्य वक्ता और विषय प्रवर्तक ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। जितना भी संघर्ष हम सामाजिक न्याय के संगठन कर रहे हैं, जिन जिन मुद्दों को उठाया गया है या जिन जिन मुद्दों पर हम जैसी व्यवस्था चाहते हैं, यदि देखा जाए तो सभी राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में केवल इंडिया गठबंधन के जो घटक हैं, जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है, इन सबने ही सर आपकी आवाज जी सर आ रही है सर, आवाज आ रही है, आ रही है सर, बोलिए। इन सबने ही हमारे सामाजिक संगठन के मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में समाहित किया है। और ये एक अच्छी बात है कि सामाजिक न्याय के संगठनों के आह्वान पर या उनके द्वारा किए जा रहे जितने भी प्रयास हैं, चाहे वो वेबिनार के रूप में हो, सम्मेलन के रूप में हो या किसी भी अन्य साधन से उन बातों को उठाया गया हो, उनके प्रति ध्यान राजनीतिक दलों का गया है। हमारा संविधान समतामूलक समाज के निर्माण की वकालत करता है और समतामूलक समाज ही सामाजिक न्याय है। तो सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, जो शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, न्याय से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है, या जितने भी हमारे विषय हो सकते हैं, वो सब सामाजिक न्याय से संबंधित विषय है और सभी को समतामूलक समाज में संविधान की भावना के अनुरूप जो राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में हमारी बात करेगा, तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान उस राजनीतिक दल की ओर जाएगा और उस राजनीतिक दल को मॉरल सपोर्ट हम लोगों की तरफ से मिलना चाहिए। भले ही हम कभी भी किसी भी पार्टी से संबद्ध रहे हों, लेकिन जब हम सामाजिक न्याय के संगठन का बीड़ा उठाए हैं तो हमें जात, बिरादरी, धर्म और इन सब से ऊपर उठकर, यहां तक कि अपने व्यक्तित्व से भी ऊपर उठकर सामाजिक न्याय के समर्थक राजनीतिक दल को सपोर्ट देना चाहिए।
और वो सपोर्ट प्रथम दृष्टया जो दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विस्तृत रूप से उन्होंने जो न्याय पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र निकाला है उसमें देखने को मिल रहा है। इन मुद्दों पर कांग्रेस के न्याय पत्र में बातें कही गई हैं, उनमें कुछ अवधेश जी ने पहले ही अपना वक्तव्य उसमें दिया है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैनिफेस्टो इतना लेंदी है कि उसको यदि हम एक वेबिनार में या एक छोटे से संबोधन में विस्तृत रूप से उसकी चर्चा करना चाहें तो वह संभव नहीं है। लेकिन इतना अवश्य मैं कह सकता हूं कि हमारे सामाजिक संगठनों की आवाज कांग्रेस के कानों तक गई है। कांग्रेस का युवा वर्ग, विशेष रूप से राहुल गांधी, समर्पित है सामाजिक न्याय के लिए। निसंदेह कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता जैसे जिसका संकेत दादा बहादुर ने भी किया और कल्याण सिंह जी ने भी कहा कि कांग्रेस के सभी लोग शायद राहुल गांधी की विचारधारा से असहमत तो नहीं कह सकते, लेकिन एक उत्साह जो राजीव गांधी में है, जो राहुल गांधी में है सामाजिक न्याय के प्रति, वो उत्साह उनमें नजर नहीं आता है। और उसी का परिणाम ये होता है कि जब भी सामाजिक संगठन के लोग कांग्रेस के उन पदाधिकारियों से, चाहे वो अध्यक्ष हो, सचिव हो, महासचिव हो, मंत्री हो या कुछ भी हो, जब उनसे बात करते हैं तो उनसे बात करने से ऐसा एहसास होता है कि वो लोग इस विचारधारा को एकदम गले से नीचे उतारने को तैयार नहीं, और कुछ ना कुछ बातें, चाहे वो टिकट वितरण से संबंधित हो, चाहे वो किसी मुद्दे को लेकर सामाजिक कांग्रेस की विचारधारा को लेकर हो, उससे थोड़ा सा किनारा करते हुए नजर आते हैं। परंतु अब समय आ गया है कि सामाजिक न्याय के संगठन जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना अपने मुद्दे उठा रहे हैं, उसको इग्नोर करना किसी भी राजनीतिक पार्टी के मुद्दे की बात नहीं। और वर्तमान चुनाव ये बात सिद्ध कर देगा। जिस प्रकार से अभी पहला जो चरण मतदान पूरा हुआ है उससे उपलक्षित हुआ है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से ले लीजिए और आपके मिजोरम, नागालैंड तक भी चुनाव हुआ है, तो रुझान जो देखने को मिल रहा है वो यही प्रदर्शित करता है कि परिवर्तन की बयार चल रही है और सामाजिक न्याय के प्रति लोग सजग हो रहे हैं और सामाजिक न्याय के समर्थकों को सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए संविधान को जो बदलने की बात कही जाती है, रामराज लाने के लिए संविधान को बदल जाने की बात कही गई है, वो एक स्वप्न है उनका जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था जो है, पहली बात तो वही उसे परमिट नहीं करती है कि वो संविधान समाप्त कर देंगे। दूसरे, जो सामाजिक न्याय के संगठन सामाजिक न्याय की अलग जगा रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं, वो जनता एक विद्रोह के रूप में खड़ी हो जाएगी यदि भारत के संविधान को समाप्त करने की बात कभी की गई। मैं समझता हूं जो कभी भी होने वाली नहीं है, न ये संभव है कि हम कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी संविधान को समाप्त कर सके। इसलिए जो आवश्यकता है वो समाज को जागरूक करने की है। जब तक हम समाज को जागरूक नहीं करेंगे
तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन यदि हम जागरूक हैं, जागरूक नहीं हैं, तो कम से कम कुछ न कुछ तो हमारे खिलाफ होता ही है। इसलिए जागरूक होना है। समता मूलक समाज अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग रहेगा तो कोई भी राजनीतिक दल उनके अधिकारों की कटौती नहीं कर सकता है, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय या भेदभाव नहीं कर सकता है। बस आवश्यकता है तो शिक्षित होने की, संगठित होने की और संघर्ष करने की। बाबा साहब का ये उद्देश्य शिक्षा सबसे बड़ी और उसके बाद संगठन, विश्व बंधुता, अपने सबकी जो है आइडियोलॉजी संगठित रहने की होनी चाहिए और संगठित होकर ही किसी एक विषय पर संघर्ष करना चाहिए, न कि संगठन आपस में ही अपने संगठन को लेकर ही संघर्ष करते रहें। जैसा प्राय देखा जाता है कि संगठनों में संघर्ष है, परंतु वो संघर्ष एकत्रित होकर समता मूलक समाज बनाने में जो विरोधी हैं या जो अवरोध हैं, उन्हें हटाने में एक साथ संघर्ष करने के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस इसी बात का पक्षधर है कि सभी संगठन एकत्रित होकर, संगठित होकर और समाज से संबंधित उन सभी विषयों को लेकर जो हमारे संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात करते हैं, उन पर मिलकर संघर्ष करने का है। हमें सभी सामाजिक न्याय संगठनों को चाहिए कि हम आम जनता को जागरूक करें, उनको उनकी वोट की कीमत की जानकारी दें, उनको उनके अधिकारों के प्रति जानकारी दें। मैं समझता हूं कि हमारी अधिकांश जनता जो अभी देहातों में रहती है, उसको संविधान के बारे में नहीं पता है कि संविधान क्या है। हम सामाजिक संगठन संविधान पाठशालाएं भी चला रहे हैं, हम बहुत से वेबिनार भी कर रहे हैं, बहुत से सम्मेलन भी कर रहे हैं और बहुत से कार्यक्रम हम चला रहे हैं जो सामाजिक संगठन, जो सामाजिक न्याय से संबंधित हैं। परंतु वो सामाजिक न्याय जो संविधान पर आधारित है, उस संविधान के प्रति आम जनता को हम शायद उतना जागरूक नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए। इसीलिए जब 5 साल बाद कोई इलेक्शन आता है, चाहे वो लोकसभा का हो और चाहे विधानसभा से संबंधित हो, उस 5 साल के पीरियड हमने कितना जागरूक किया अपनी जनता को, इस पर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। हम सब मिलकर आत्ममंथन करें, आत्म अवलोकन करें और एकत्रित होकर सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष करते रहें। अभी जो देखने को मिला है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो न्याय पत्र के रूप में आया है, तो लगता है कि हम उस संगठन के हमारे सामाजिक संगठन उस संगठन को सपोर्ट करके उनसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो सामाजिक न्याय की बात करेंगे। इसी में एक प्रश्न आया था कि यदि कोई राजनीतिक दल घोषणा पत्र का पालन नहीं करता है तो क्या उसके खिलाफ लागू कराने के लिए संविधान में कोई प्रावधान है? देखिए, घोषणा पत्र राजनीतिक दल का है। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से उसे बनाते हैं। उनके घोषणा पत्रों को संविधान में लागू करने का कोई प्रावधान नहीं, परंतु संविधान ने जो चुनाव की प्रक्रिया दी है, जनमानस को
जनमत संग्रह करने की जो पावर दी गई है, मतदान करने की जो पावर दी गई है, वो सबसे बड़ा हथियार है जनता के लिए संविधान को लागू कराने के लिए। यदि कोई संविधान, कोई राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र को लागू नहीं करता है तो जनता को उसके खिलाफ खड़ा होना होगा, उसको लागू कराने के लिए उस पर दबाव देना होगा और उस संघर्ष में अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो अगले इलेक्शन में उसे हटा दिया जाना होगा। बात पिछले इलेक्शन में जो जुमलों की आई है, ये जुमले बहुत हुए हैं, चाहे वो 15 लाख प्रत्येक नागरिक के खाते में आने की बात हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार सृजित करने की बात हो, या अन्य बहुत सी भी बातें हैं जो स्वाभाविक रूप से भाजपा ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये तो जुमले होते हैं। जुमले हैं तो उन्हें लागू तो नहीं कराया जा सकता, लेकिन संविधान में इसकी व्यवस्था न होने के बावजूद भी जनता को अधिकार है कि उन्हें लागू कराने के लिए अपने मत पत्र का प्रयोग करें। आपका मत पत्र ही उन्हें लागू कराने के लिए पर्याप्त है, उसके लिए अलग से कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। आज एक प्रश्न आया था ईवीएम की बाबत, भाई बैलेट पेपर का प्राविधान है तो फिर ईवीएम क्यों? संविधान में जो पावर दी गई है चुनाव आयोग के विषय में, उससे संबंधित कानून बनाने की पावर संसद को। अब संसद ने यदि ये कानून बना दिया है, ये बैलेट पेपर के साथ उन्होंने ईवीएम को भी लागू कर दिया है, तो एकदम उसको अवैध, संवैधानिक रूप से अवैध नहीं कहा जा सकता है। तो वो पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया अधिनियम है और पार्लियामेंट द्वारा ही, यानी कि लोकमत के लोक शक्ति के द्वारा ही उस संविधान, उसमें संशोधन लाया गया है। अब उस संशोधन से संबंधित जितनी भी जो कहना चाहिए आपत्तियां हैं या उनमें जिस प्रकार की धांधलियां हैं, उन सबको लाने के लिए, उन सबको उजागर करने के लिए हमारे पास न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय इस ओर कार्यरत भी है। परंतु हम सभी सामाजिक संगठन एक आवाज में इस बात को उठाते हैं कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। इसके पीछे कोई आधार भी होना चाहिए। हम उन आधारों को अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष साबित नहीं कर पाए और इसीलिए ईवीएम को हटाने की बात अभी तक सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं मानी। हाँ, जहां कुछ थोड़ा बहुत बात कही गई है और एक रीजनेबल भी लगती है कि वीवीपैट की 100% काउंटिंग आवश्यक है, जिससे जो बैलेट पेपर के पीछे जो भाव होता है इलेक्शन कराने का, वो भाव वीवीपैट की गिनती कराने से, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था से पड़े मतों को बराबरी में देखने के लिए उसकी वो आवश्यकता यदि पूरी हो जाती है तो मैं समझता हूं कि बैलेट पेपर वाली जो मांग है हमारी, वो भी पूरी हो सकती है। अब बहुत ज्यादा इस पर इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये मामला निर्णय के लिए सुरक्षित है और हम आशा करते हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट घोषित होने से पूर्व यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसी व्यवस्था कर देता है कि 100% काउंटिंग
वीवीपैट की होनी चाहिए, ताकि ईवीएम मशीन के ऊपर जो संदेह व्यक्त किया जा रहा है उस संदेह का निवारण हो सके। मैंने अभी 19 तारीख को मतदान किया अपने गांव में, तो मैं शायद पहली बार जो वीवीपैट और वीवीपैट तो 7 मिनट के लिए जो दिखाई देता है उसमें, मैंने उसको ध्यान से देखा पहली बार। पहले भी वोट होता था लेकिन मेरा उसमें कभी ध्यान नहीं गया और या मैं उसे देख नहीं पाया ठीक से। इस बार विशेष रूप से मैंने उस पर ध्यान दिया कि मैंने जो वोट डाला, जिस पार्टी का मैंने वोट डाला, उसी पार्टी का निशान वीवीपैट पर दिखाई दिया और वीवीपैट की पर्ची फटते हुए गिरती हुई भी दिखाई दी। तो यदि ये व्यवस्था है तो उस गिरी हुई पर्ची को हम ये नहीं कह सकते कि उसको भी ईवीएम बदल देगा। इसलिए ईवीएम की काउंटिंग, वीवीपैट की काउंटिंग से मिलान करके रिजल्ट डिक्लेयर किया जाना न्याय संगत है और समाज की मांग के अनुरूप। हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस और शायद हम लोगों की भावनाओं की कहना चाहिए तो भावनाओं को ख्याल में रखते हुए कोई ऐसा आदेश हमको दे सकता है। बाकी समस्याएं जितनी हैं वो बहुत हैं, उन पर और ज्यादा विषय को उठाने से बेहतर है कि मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करूं और इस बात को कहते हुए समाप्त करूं कि हमारा काम है सामाजिक न्याय की मुहिम चलाना और जनता को जागृत करना, और एक दिन वो आएगा कि सामाजिक न्याय के संगठन जो चाहते हैं उसी प्रकार का हम परिवर्तन अपने समाज में लाकर राजनीतिक परिवर्तन कराने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जस्टिस सर। आपने बहुत सारे इश्यूज को भी लीगली आपने उस पर एड्रेस किया अध्यक्ष संबोधन में, और कुछ सवाल भी हमारे सामने आपने रख दिया कि अगर सामाजिक आंदोलन के जो साथी है वो अगर जागृत होते हैं और दरवाजे तक पहुंचते हैं तो परिवर्तन निश्चित तौर से इसी माध्यम से होना है और हमें आगे इसको लेके जाना है कि सामाजिक परिवर्तन कैसे संभव हो, जिससे कि दबाव में आकर के सरकार भी आपको माननी शुरू करे। और इसमें 2 चीजें जो देखने को मिली है कि एक तो जाति जनगणना को लेकर के जितनी आवाज 2008-9 में जो पार्लियामेंट बंद था और उसमें प्रयास किया गया, आज ये हकीकत बन चुका है सभी विपक्षी दलों के बीच में कि जाति जनगणना उनका पहला एजेंडा बन चुका है। तो ये कहीं न कहीं सामाजिक आंदोलन प्रभाव है जिसको मानना पड़ा। और दूसरी बात ये कि आज सामाजिक न्याय शब्द इतने जोरों पे लोगों के जुबान पे या आवाज में आ चुकी है कि उनको सामाजिक न्याय अपने मैनिफेस्टो में शब्द के तौर पे लेके आना पड़ रहा है। तो ये भी हमारी उपलब्धि है कि सामाजिक आंदोलनों का ही ये प्रभाव है कि उनको सामाजिक न्याय की बात करनी पड़ी है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बहुत सारी जिज्ञासाओं पे प्रकाश डाला और उसका समाधान किया। इसमें हमारे आज सुरेश चंद्रा जी का हैंड रेज है और मुकेश जायसवाल जी का हैंड रेज है। तो मुकेश जायसवाल जी चूंकि नहीं क्वेश्चन बिल्कुल आप आज वक्ता रहे हैं तो आपको समय मिलेगा। और सुरेश चंद्रा जी जो मुकेश जायसवाल अपने क्वेश्चन करना चाहते कहने दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ सर कि मुकेश जायसवाल जी का चूंकि वक्ता है तो आज मुख्य वक्ता थे, वो अपनी बात को रखेंगे। और सुरेश चंद्रा जी अच्छा चलिए ठीक है, मैं चाह रहा था कि सुरेश चंद्रा जी आज हमारा धन्यवाद लेके आएंगे, इसलिए मैं ये बात कह रहा था कि वो अपनी बात भी कहेंगे और धन्यवाद भी लेके आएंगे। तो आज सुरेश चंद्रा जी की तरफ से ही धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित होगा। और प्लीज मुकेश जायसवाल जी अपनी बात रखें। और फिर सकत तैयारी जी ने दोबारा हैंड किया है जी। माननीय न्यायाधीश महोदय, आपसे एक हमें जानकारी चाहिए कि अगर वीवीपैट और ईवीएम की बात को अगर
मान लेती है सुप्रीम कोर्ट और सम्मान करती है लोकतंत्र में, तो वो तो एक बात है। लेकिन चुनाव से पहले अगर जो प्रमुख पार्टियां हैं भारत की, जिनका अपना अस्तित्व है, अगर वो सभी लोग अगर वोट में जाएं कि जो वोटिंग हो बैलेट पेपर पे ही हो, नहीं तो हम लोग पार्ट नहीं लेंगे उसमें, तो इसमें संविधान में कुछ ऐसी चीजें हैं कि उसपे संविधान हमें क्या अलाउ करता है और कोर्ट क्या हमें उसमें कुछ लीव दे सकती है क्या? नहीं, देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि जो ईवीएम लाने की जो बात है और बैलेट पेपर की जो बात है, ये व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप ही बनाए गए अधिनियम में दी गई है और वो अधिनियम पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है। पार्लियामेंट के मायने कि हम जनता ने ही वो बनाया है, हमारे प्रतिनिधियों ने ही वो बनाया है, तो इसलिए उसके खिलाफ जाने की बात हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, उसको सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है और उसमें कुछ विसंगतियां हैं या कुछ बेईमानी हो रही है, उस तरह की व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए हमारे पास न्यायपालिका है। मतलब कि ये नहीं हो सकता है कि सारी प्रमुख पार्टियां बोले कि नहीं, हम लोग इलेक्शन में भाग ही नहीं लेंगे अगर बैलेट पेपर पे नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नहीं मुकेश जी, आपकी बात बहुत सही है, लेकिन ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाए। आज सारे सामाजिक संगठन इकट्ठा होने को तैयार नहीं, व्यक्ति व्यक्ति से मिलने को तैयार नहीं है, परिवार इकट्ठा होने को तैयार नहीं है। ये तो मानव प्रकृति हो गई है, ये कह ही नहीं सकते। हमें कहते हैं सारे संगठन अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो वही संविधान है, संविधान में वही परिवर्तन हम कर सकते हैं। हम जिस बात को हम चाहते हैं या जो सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो वो चाहती हैं, जब सभी राजनीतिक पार्टियां एक बात को चाहेंगी तो वो संविधान संशोधन कर सकती है। जी सर, आपने बिल्कुल चीजों को एड्रेस किया और जो संवैधानिक प्रक्रिया है ये संविधान के माध्यम से प्रवर्तित होकर के ईवीएम को लाया गया था और बिल्कुल सारी पॉलिटिकल पार्टियां अगर यदि इसका बहिष्कार करती कि ईवीएम के जगह पे हमें बैलेट पेपर पे जाना है तो एक प्रेशर बनता और इसको सरकार को सुनना पड़ता। तो ये आगे की अभी लड़ाई है और उनकी जैसा हमें ज्ञात है, आप सब लोग भी जानते हैं कि विपक्षी दलों ने इलेक्शन में अभी थोड़ी सी क्लियर कर दूं मुकेश जी को। जी, हम सोचते हैं ऐसा कि सारी पार्टियां ऐसा कर सकती हैं। आप देखिए, किसी भी पार्टी ने, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अभी तक ये आवाज नहीं उठाई कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। इंडिया गठबंधन ने भी, जो राजनीतिक पार्टियों का संगठन है और जिसको हम सामाजिक न्याय के प्रति समझ रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहा है, उसने भी केवल वीवीपैट को वोटर के हाथ में वेरीफाई करके बॉक्स में डालने की बात कही है और वो भी उस आधार पर कही गई है जो जस्टिस लोकपित वाली जो समिति बनी थी उस समिति की रिपोर्ट में आई है। इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव हो ऐसा आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं कहा। नेता जरूर कहते हैं, हम अगर किसी राजनीतिक पार्टी में हैं तो हम कहते हैं, हम अगर किसी सामाजिक संगठन के हैं तो हम कहते हैं, लेकिन पूरा संगठन ऐसा नहीं कहता है, पूरी राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं कहती। तो जब तक ये इंडिविजुअल आवाज हो जाती है ना कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए सभी पार्टियां यदि एकमत होती हैं तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है कि बैलेट पेपर वाला जो प्रोविजन हमने बनाया था लोकसभा में पारित करके हम उसे निरस्त करते हैं। बात खत्म हो गई, बैलेट पेपर का अपने आप आ गया। थैंक यू सर। जी, अब हम आगे चलते हैं। शंकर तयाड़े जी का इशू लेते हैं और सुरेश चंद्रा जी अपनी बात को रखेंगे और अपना धन्यवाद प्रस्ताव भी लेके आएंगे। सुरेश चंद्रा जी, तो पहले शंकर तयाड़े जी अपनी बात को। थैंक यू अवधेश जी। सर, साहब से मेरा सवाल है कि हमें आर्टिकल सेक्शन 59 और सेक्शन 61 दोनों को इंटरप्रेट करके बात करनी होगी, भले ही वो अगले सेमिनार में हो। उसी तरह अमेंडमेंट के बाद 1989 में इसमें अमेंडमेंट करके 61 जोड़ा गया
तो उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने 1989 से लेकर 2003 तक बैलेट पेपर से चुनाव कराए। बराबर ना सर? इसका मतलब है बैलेट पेपर से चुनाव यानी 61 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रावधान होने के बावजूद भी किए हैं। और मोहिंदर सिंह वर्सेस मुख्य चुनाव आयोग, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पैरा 331 में, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने विविध कर्तव्यों का पालन करने में मौजूदा कानून और नियमों का पालन करना होगा। तो ये कानून जो है 59 का, तो वो पूरे देश में कहता है एट एवरी इलेक्शन, तो उसका इंटरप्रिटेशन भले हम अगले सेमिनार में करें, लेकिन 2003 तक तो बैलेट पेपर से चुनाव किए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ये स्पष्ट कर दिया है कि केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। तो सर इससे तो स्पष्ट होता है कि अगर मैं चुनाव आयुक्त हूँ, मुख्य चुनाव में चुनाव आयोग का एक सदस्य हूँ, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, तो मेरे पास प्रावधान है सेक्शन 59 के तहत बैलेट पेपर का, तो मुझे वो शक्ति दी है भारत के संविधान में कि मैं उसका प्रयोग आर्टिकल 324 के तहत करके मैं बैलेट पेपर से पूरे देश का चुनाव करूंगा सर। तो ये मेरी बात है सर। नहीं सही आपकी बात है साहब, लेकिन चुनाव आयोग ईवीएम की व्यवस्था की सुविधा भी तो दी गई है ना। अब हमारा व्यू कुछ हो सकता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो बैलेट पेपर के मुकाबले ईवीएम से हो सकता है। तो यदि हम इस बात को मानकर चलते हैं तो चुनाव आयोग ईवीएम से ही कराएगा, वो बैलेट पेपर की परेशानियों में नहीं पड़ना चाहेगा, जिसमें आपने पहले भी देखा होगा कि बैलेट पेपर से चुनाव भी फ्री एंड फेयर नहीं हुआ करते थे, उसमें भी बहुत सी धांधलियां होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, डब्बे बदलने तक की बात हो जाती थी, क्या क्या नहीं हुआ उस टाइम में भी। हम उस एज पे थे जब ये देख रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव में कितनी धांधलियां होती है। आज इलेक्ट्रॉनिक मशीन में केवल एक ही आवाज उठाई जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कंट्रोल किया जा सकता है बाहर से, जबकि अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बाबत किसी ने फुल प्रूफ नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा हो सकता है या हुआ है। अब एकदम हम ये कहें कि भाई ईवीएम मशीन तो खराब है, बैलेट से ही लाओ, तो हम अपनी बात को मनवाने के लिए अगर कहें तो हमारे पास सबूत तो होना चाहिए ना। चुनाव आयोग जब ये जानता है कि बैलेट पेपर के मुकाबले ईवीएम से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, तो चुनाव आयोग उसी को करेगा, वो बैलेट पेपर की व्यवस्था को क्यों लागू करे। हमें ये साबित करना होगा कि ईवीएम की व्यवस्था तो वो किसी भी प्रकार से पारदर्शी नहीं है या उसमें कुछ जो है गलतियां हैं, कुछ संदेहात्मक है। उन संदेहों को जो हटाया किया गया था 2013 में ही, तभी तो वीवीपैट लाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हाँ इसको संदेह से परे नहीं रखा जा सकता है। लेकिन अब वीवीपैट लाने का जो मुद्दा आया वो एक कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन और बैलेट पेपर, और उसमें क्या हुआ कि वीवीपैट की बाबत काउंटिंग कराने की बात, यदि आप वामन मेश्राम साहब को सुने, उनके पास बहुत अच्छा इसका वो रिकॉर्ड है कि उसके खिलाफ रिट भी कांग्रेस ने फाइल किया था वीवीपैट की काउंटिंग के लिए, जिसमें ये कह के आए थे कि वीवीपैट की काउंटिंग 50% तक होनी चाहिए। भाई इस रिट को लाने की क्या आवश्यकता थी? जब सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट में लगाने के निर्देश कर दिए तो उसके मायने क्या थे? उसका मायने ये थोड़े थे कि भाई वीवीपैट तो लगा दो, गिनो नहीं। इसलिए ऐसी रिट लाके सुप्रीम कोर्ट में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी गई, और सुप्रीम कोर्ट कह दिया नहीं 50% की जरूरत नहीं है, 5% और। वो कुल्हाड़ी किसने मारी अपने पैरों में? हमने मारी। हमें आवश्यकता नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट का इंटेंशन वीवीपैट की गिनती के लिए ही तो वीवीपैट लगाने का हुआ था। तो ये सब होता है कुछ अपने अपने स्वार्थ में, या अपने अपने कहीं ना कोई कमी होती है किसी डिपार्टमेंट उसमें जो है राजनीतिक दल में, या कुछ लोगों में, या कुछ
चलिए कह लीजिए उनके हेड्स पे कि वो ऐसा करते हैं। इसलिए वीवीपैट की 100% काउंटिंग एक बार आप करा के देख लीजिए, पता लग जाए। तो इसलिए चुनाव आयोग को हम ये नहीं कह सकते कि साहब वो वीवीपैट के उसके ईवीएम के बजाय वो बैलेट पर ही कराए, तो हम नहीं कह सकते जब तक वो ये जानता है, जब तक वो ये समझता है कि ईवीएम से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है और हो रहा है। जी सर, आपने इश्यूज को एड्रेस किया और हम लोग अब आज के अंतिम पड़ाव पे हैं। धनीराम बंजारे जी जो कि आज हमारे इंट्रोडक्शन के तौर पे आए थे, उनका भी हैंडेज है, तो एक बार हम उनको सुन लेते हैं और फिर से सुरेश चंद्रा जी अपनी बात भी रखेंगे और धन्यवाद प्रस्ताव लेके आएंगे जी। और ये अंतिम हैंडेज होगा धनीराम जी का। जी मेरा जस्टिस साहब से जिज्ञासा बस एक छोटा सा सवाल ये है कि हमारा कहना है कि निर्वाचन आयोग को किसी भी एक या संविधान या और किसी अधिनियम के तहत ईवीएम से देश भर में चुनाव कराने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61 का कुछ सीटों में ईवीएम का उपयोग करने का इजाजत देता है, पूरे भारत में ईवीएम का उपयोग करने का कोई आदेश या निर्देश किसी का नहीं है। ये हमारा कहना है। हम ईवीएम के गुण दोष पे विचार नहीं कर रहे, सीधा निर्वाचन आयोग अधिकृत ही नहीं है इस पॉइंट पे विचार कर रहे हैं जी। बंजारे जी इसमें धनीराम जी एक स्पेशल दिया गया है चुनाव आयोग, जो प्राविधान आपने पढ़ा 61 उनका है। तो जब चुनाव आयोग के पास एक रजिस्ट्रेशन हो गया कि वो ईवीएम से भी करा सकता है और बैलेट पेपर से भी करा सकता है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब तक चुनाव आयोग को ईवीएम से कराया गया चुनाव फ्री एंड फेयर लगता है, तब तक वो बैलेट पेपर की आवश्यकता महसूस नहीं करेगा। तो हमको अगर बैलेट पेपर लागू कराने की बात आती है तो हमको पहले ईवीएम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कर सकता है ये साबित करना होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। 61A को आप एक बार पढ़ेंगे ना तो इसका उलट है जो आप कह रहे हैं उसका उलट। सुरेश चंद्रा जी और मैं ये जो कह रहा हूँ, चलिए इस विषय को आगे रखा जा सकता है। अगले संडे को हम लोग रखें, इसी विषय को रखें, ईवीएम चुनाव का माध्यम, ईवीएम या बैलेट पेपर, ये विषय अगले संडे का रखा जाए। आज हम लोग विषय से कुछ ज्यादा ही आगे पीछे हो चुके हैं कि किस तरह से हो, लेकिन जो सामने है ईवीएम से हो रहा है उसके ऊपर क्या चैलेंजेज हो सकता है। हमारे इतने बुद्धिजीवी संविधान विशेषज्ञ और संविधान पाठशाला के लोग बैठे हुए हैं, तो वो प्लानिंग चॉकआउट करें और इसको सुप्रीम कोर्ट में सीधा फाइल करें कि कैसे क्या हो सकता है। वो एक अगला आदेश होगा, अगला तरीका होगा। आज के विषय को हम लोग थोड़ा सा फोकस रखें और विषय पे बात करें। सुरेश चंद्रा जी आए, आप अपना विषय के साथ और धन्यवाद प्रस्ताव भी रखें। सुरेश चंद्रा जी प्लीज। जी, तो सबसे पहले तो सर SRA का जो वेबिनार हो रहा है, जो कि वीकली होता है, और ये सामाजिक न्याय के मुद्दे को प्राथमिकता में रखते हैं और शायद इसी के लिए संगठन को बनाया गया है। तो सर रेवोल्यूशन अलायंस, तो सामाजिक जो क्रांति है, इसको मैं यूं समझूं कि कांशीराम जी की भाषा में सामाजिक जो परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन इस बात की गारंटी है कि सामाजिक न्याय होगा, और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ही हमारी पूरी की पूरी चर्चा विकसित हो रही है। तो और आपने सभी लोगों ने सामाजिक न्याय के मुद्दों को बहुत अच्छे ढंग से
जो विकसित किया है उस चर्चा को, और हम सब लोगों की समझ पड़ी है। और यही शायद हमारा मकसद भी है कि हम भारत के लोगों की सामाजिक न्याय के मुद्दे पर समझ विकसित हो। जी सर, रामानुज सर, माइक सर। तो ये जो हमारा जो मुद्दा है, और इसमें जो इलेक्शन है, जो लोकतंत्र को स्थापित करने की बात है, यहाँ पर जैसे मैं एक सेकंड के लिए इस चीज को रखना चाहूंगा कि ये जो इलेक्शन जो हो रहा है भारत में, है ना, ये लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए ही इसकी भूमिका है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 61A जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है जो संशोधित हुआ है, उसको मैं आधा मिनट में ही रखना चाहूंगा। वो ये कह रहा है कि एक क्षेत्र या एक से अधिक क्षेत्रों में आप मशीन से ईवीएम से चुनाव करा सकते हैं उस कंडीशन में जहां बैलेट पेपर से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहा है। जी, मेरे को इतना ही कहना था सर, और आपने मेरे को मौका दिया।